नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे जियो ब्लैकरॉक की। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को मार्केट रेगुलेटर सेबी से 4 पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। इन 4 फंड्स में से 3 इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है, जबकि एक डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। अब चारों पैसिव फंड के नाम क्या क्या हैं, चारों फंड्स की खासियत क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के लिए ट्राई ने जो सिफारिश की है, उनमें किसी तरह के बदलाव का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का इरादा नहीं है, लेकिन इसमें एक पेंच, वो ये है कि टेलीकॉम कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई। क्यों आपत्ति जताई, उनका क्या कहना है, जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जीएसटी में होने जा रहे सबसे बड़े बदलाव की। मोदी सरकार जीएसटी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 12% टैक्स स्लैब को खत्म कर 5% या 18% में शिफ्ट करने का प्रस्ताव। कहा जा रहा है कि पीएमओ ने भी मंजूरी दे दी है और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है। सरकार ये कदम क्यों उठाना चाहती, क्या इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी या नहीं, इसके अलावा राज्यों की सहमति वाला पेंच तो नहीं फंसेगा, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को मार्केट रेगुलेटर सेबी से 4 पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई। ये फंड जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 8 to 13 ईयर जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स फंड है। प्रवीण सर, इन 4 फंड्स में से 3 इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है, जबकि एक डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। इन फंड्स की खासियत क्या है, प्लीज आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो ब्लैकरॉक ने 4 और फंड लॉन्च करने का उसको फाइनल अप्रूवल सेबी की तरफ से मिल गया है जी। और इस तरह से जियो ब्लैकरॉक का जो 50% स्टेक का जो जॉइंट वेंचर है रिलायंस का और ब्लैकरॉक का, वो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने जो कदम जो हैं उसके वो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 4 जो फंड आपने बताए, 3 फंड अभी आए थे जिनके एनएफओज आए थे जी, और अच्छा रिस्पॉन्स था सर, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था। 17,000 करोड़ के आसपास, बिल्कुल 65,000 के आसपास लगभग जो लोगों ने उसमें रिटेल पैसा इन्वेस्टर्स लगाया का पार्टिसिपेशन था सर। तो और खबरें ये हैं कि इसी साल के अंत तक जो है वो 12 फंड लगभग लाने की तैयारी है। 8 फंड्स के लिए जो है वो सेबी के पास उसके पेपर्स फाइल हो रखे हैं जी। अब कहानी ये है कि जैसा आपने बताया कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, 4 में से 3 और एक डेट फंड है और सारे इंडेक्स फंड हैं, पैसिव फंड हैं सारे के सारे। स्मॉल कैप फंड का जो एक कैटेगरी है जहाँ पे कि लंबा चौड़ा हमने इन्वेस्टमेंट देखा है पिछले 4-5 साल में, और मिड कैप का, उन दोनों सेगमेंट में इंडेक्स फंड के जरिए या इंडेक्स को ट्रैक करते हुए ऐसे फंड लाए गए हैं जहाँ पे कि पैसिवली इनको आप मॉनिटर करेंगे, उसमें रिटर्न देंगे। तो जो इंडेक्स का जो मूवमेंट होगा उस हिसाब से इनके रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं जी। तो एक तरह से अगर हम कहें तो जियो ब्लैकरॉक ने दांव लगाया है जो स्मॉल कैप और मिड कैप में, जहां पे कि हमने एक बहुत बुलिश ट्रेंड देखा इन्वेस्टर्स का आने का, उसको लेके पिछले साल सेबी ने भी चिंता जताई कि यहाँ फ्रॉथ है, यहाँ बबल है, लेकिन उसमें सेफर साइड में जाने की तैयारी रिलायंस जियो ने, जियो ब्लैकरॉक के जेबी ने की। और वो तैयारी सेफर साइड ये हुआ कि आप इंडेक्स के जरिए आपने वहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश की। तो ये एक स्टेप ऐसा है जो कि ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में भी आपको थोड़ा बैलेंस होने की एक तरह से इजाज़त देता है जी। और बाकी जो जीसेक वाला फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला फंड है, जाहिर तौर पर उसमें फिक्स्ड
8 से इनकम 13 वाला, साल की अवधि है सर उसमें भी। वहाँ जो रिटर्न सरकार के बॉन्ड्स पे और बाकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें मिलते हैं वो उस हिसाब से मिलेंगे। तो जिन लोगों को बिल्कुल सेफर साइड जाना है, रिटायर्ड लोग हैं, ज़्यादा उम्र है जिन लोगों की, जो चाहते हैं कि पैसे के साथ कोई खिलवाड़ ना हो लेकिन रिटर्न भी ठीक हो, जी, तो वो उस फंड में जा सकते हैं। जो डेट के पिछले 3 फंड आए थे, लिक्विड फंड और बाकी, उनकी कतार में ये वाला फंड है। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि कब इक्विटी फंड आते हैं जो एक्टिव मैनेज किए जाने वाले फंड होंगे, वहाँ क्या स्ट्रेटजी रिलायंस माफ कीजिए जियो और ब्लैक रॉक की होगी। सर जियो ब्लैक रॉक को लेकर एक और खबर ये आ रही है कि अपने पैसिव फंड के लिए जो खर्च का अनुपात है यानी एक्सपेंस रेशियो को है उसको वो कहा जा रहा है कि 0.05% जितना कम रखने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अब इसका मैं कंपैरिजन करूं सर तो कहा जा रहा है कि मौजूदा जो खिलाड़ी हैं बाजार में उनको तो ये पूरी तरह से बीट कर सकते हैं, मतलब उसकी तुलना में सर ये 0.05% बहुत कम है। नहीं तो देखिए उसमें बात ये शुरू से बात इस बात को आ रही थी जब जियो को मंजूरी मिली थी, जियो ब्लैक रॉक को सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड अपनी स्कीमें लॉन्च करने की जी, तभी ये बात आ रही थी कि आखिर जियो ब्लैक रॉक के पास एडवांटेज होगा क्या, इस मार्केट में बाकियों को बीट करने की तैयारी क्या है मुकेश अंबानी की, मतलब बीच से डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा देना। बिल्कुल। तो उसमें 2-3 फैक्टर ऐसी हैं या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको एक एज देती हैं जियो ब्लैक रॉक को जी। उसमें एक चीज़ है डायरेक्ट एक्सेस कस्टमर्स तक। सारे प्लान देखिए जितने भी आए हैं, जो एनएफओ आए थे और जो अब फंड जिनको मंजूरी मिली है, सब के सब डायरेक्ट प्लान होंगे। दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ है, बहुत मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का देना, 500 रुपीज़, 500 की एसआईपी, 500 का लमसम साइज आपने दे रखा है कि लमसम भी आप 500 रुपये कर सकते हैं, एसआईपी भी। तो एक छोटी एसआईपी की जो संकल्पना है इस देश में कि आम आदमी भी एसआईपी के साथ जुड़ सके, एसआईपी ला सके, जाहिर तौर पर 250 की एसआईपी नहीं शुरू की, 500 की एसआईपी शुरू की, लेकिन 500 की एसआईपी शुरू करने वाला भी एक बहुत बड़ा तबका है जो उसको कर सकता है जी। तो एक छोटे टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट का मौका देना। तीसरा, डिजिटली जो है आपको सब तक पहुंचने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग जियो और ब्लैक रॉक का है कि जहां पे जिसको सपोर्ट मिलता है ब्लैक रॉक के अलादीन जो प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है उसका, तो आप इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑफ आप उसका एनालिसिस और दुनिया की आप उसको जो है वो फैसिलिटीज एक कंज्यूमर को दे सकते हैं जी। ये एक एज है। प्रवीण सर, एक और मुद्दा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इन योजनाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एग्जिट लोड नहीं होगा और निवेश की, जैसे आपने बताया कि न्यूनतम राशि जो है 500 रुपये के आसपास है, एग्जिट लोड का भी नहीं होना सर, ये भी एक बहुत अच्छी तारीफ की बात है। क्योंकि मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत पड़ रही है और आपने उसको डिसकंटिन्यू करने की कोशिश की तो आपको पेनाल्टी देना पड़ता था, लेकिन ऐसे में अगर एग्जिट लोड नहीं होगा तो बहुत ही इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। अब आप समझिए इस चीज़ को इस तरह से कि एक बहुत थिन मार्जिन पर लेकिन वॉल्यूम बेस्ड एक बिजनेस में जियो और ब्लैक रॉक ने एंट्री की है कि इस तरह से वो इस मार्केट पे में बाकियों को बीट करना चाहते हैं या मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं। शुरुआत से ही एक बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी है, अगर आप एग्जिट लोड नहीं ले रहे, अगर आप जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसको बेहद मिनिमम लेवल पे रखे हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्ट आपके पास पहुंच है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क लंबा चौड़ा है, वहां से आप कॉस्ट को कट करेंगे और उसका फ़ायदा एक आम इन्वेस्टर को देने की कोशिश है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि बाकी की जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनके लिए एक तरह की खतरे की घंटी की तरह से। प्रवीण सर, एक मुद्दा और भी आपसे हम समझना चाहेंगे। फ़ायदे का सौदा इनके लिए वैसे भी हो सकता है जब इनके साथ जो है 45 से 47 करोड़ के आसपास का जो यूज़र बेस है, जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि इनको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम होगा सर। बिल्कुल वही जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नेटवर्क आपके पास मौजूद है, सीधा लोगों तक जो एक्सेस है, जहाँ पे कि जियो की जो सिम है उसके जरिए आप लोगों के साथ के पास पहुँच सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो और रिटेल का भी प्लेटफॉर्म है आपके पास, तो रिलायंस के पास एक बड़ा जो नेटवर्क रेडी है एकदम जी, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत कम आपको
बाकी का रेवेन्यू खर्च करना पड़ेगा आपको एडवर्टाइजमेंट या बाकी चीज़ों पे। जी सर, चूंकि मनी सेंट्रल जाना जाता है इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 10 दिन पहले ही सेबी से इनको ब्रोकिंग बिजनेस में भी एंट्री मिली थी, मंजूरी मिल गई थी। वहाँ क्या खलबली मचने वाली है? डिस्काउंट ब्रोकर्स वाला मामला हम आपसे समझना चाहेंगे। ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, क्या उनकी भी खटिया खड़ी होने वाली है क्या सर? वो बिल्कुल ऐसा, इस तरह के आसार, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो ब्रोकिंग का जो लाइसेंस जो सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो उसके बाद रिलायंस जो है, जियो ब्लैक रॉक है, वो जीरो या नियर जीरो आपका ब्रोकरेज चार्ज लेकर अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं जी। और इसका जो सीधा सीधा असर है डिस्काउंट ब्रोकर्स पर पड़ेगा। वो चाहे जीरोधा हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे 5 पैसा हो, इस तरह के जितने भी जो कम ब्रोकरेज लेने वाले प्लेटफॉर्म हैं और जो कि पिछले लगभग 1 साल से एक मुश्किल का सामना कर रहे हैं। 20 लाख के आसपास लगभग कस्टमर्स जो है वो इन प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा चुके हैं। मार्केट्स में भी खलबली इस दौरान हमने देखी और जीरोधा के फाउंडर खुद कह चुके हैं कि हमको लगभग 15 साल में पहली बार हम डीग्रोथ का सामना कर रहे हैं। तो वो मुश्किल भी वहाँ पे भी है। तो दोहरा एक खेल है, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो। जी सर, अब आपसे समझना चाहेंगे कि 140 करोड़ की आबादी है और कहा जा रहा है कि 20 लाख लोग छोड़कर चले गए। 20 करोड़ लोगों के पास डीमैट खाते हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटी है, तमाम संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है इनको इन मार्केट पर इनको केटर करने के लिए। तो क्या ब्रोकिंग के धंधे में घुसना, और जिस तरह से हम लोग पूरे रिलायंस की अगर जर्नी को देखें सर, कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, OMCs हो, या तमाम तरह की माफ़ कीजिएगा रिफाइनरी कंपनी हो, उसके बाद रिटेल में आना हो, जिस तरह से जियो वाला मामला है, उसके बाद सारे सेक्टर्स में रिलायंस की पहुंच बढ़ती हुई नज़र आ रही है सर। बिल्कुल, रिलायंस जो है वो अगला टाटा ग्रुप बनने की तरफ मतलब कह सकते हैं कि क्या उस तरफ इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस, जिस तरह टाटा नमक से लेके और आपका सॉफ्टवेयर तक सारी चीज़ें बनाती है, डिफेंस में भी है, तमाम तरह के बिजनेस में है, ऑटोमोबाइल में भी है। अब रिलायंस के लिए शायद यही रह गया है कि अब वो जो ऑटो सेक्टर है वहाँ कारें बनाने के बिजनेस में भी रिलायंस की कारें जो है वो EV या इस तरह का, तो बाकी के लगभग सारे बिजनेसेस में ही रिलायंस एक के बाद एक और डाइवर्सिफाई करने का फ़ायदा भी उनको हुआ है। जिस तरह के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे चाहे रिटेल हो या जियो टेलीकॉम का जो बिजनेस हो, रिफाइनिंग वाला जो मार्जिन है सर, वो अब बढ़ता हुआ इधर दिख रहा है। वहाँ कुछ घटाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असल में ये रिफाइनिंग का बिजनेस हो, पेट्रोकेम का जो बिजनेस है, उसमें बहुत हद तक हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे है जहाँ हम ऑयल इंपोर्ट पर बेस्ड हैं। और वहाँ मसला ये पड़ जाता है कि मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई हुई या रूस यूक्रेन का जंग हुई या कहीं दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल किसी भी तरह की टेंशन का सीधा असर क्रूड प्राइसेस पे पड़ता है और उसका असर सीधा सीधा न केवल इंडिया के इंपोर्ट बिल पे पड़ता है बल्कि कंपनियों के भी मार्जिन पे पड़ता है, पूरे के पूरे बिजनेस पे पड़ता है जी। दूसरी तरफ आप मान लीजिए टेलीकॉम का धंधा देख लीजिए, उसमें किसी तरह का इस तरह का जियोपॉलिटिकल रिस्क का कोई बहुत बड़ा ऐसा असर नहीं है। लोग मोबाइल यूज करेंगे ही, मोबाइल को यूज करने को पेट्रोल की तरह माना गया है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। न्यू ऑयल है तो वो इस तरह की, या रिटेल के बिजनेस में जहाँ FMCG है, जहाँ बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बाकी चीज़ें हैं, डिजिटल गैजेट्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, तो वो इतना असर उन पर ग्लोबल इवेंट्स का नहीं है, लोकल इवेंट्स का ज़्यादा असर है और वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा स्टेबल हैं। तो रिलायंस ने खुद को पिछले 10-12 साल में बड़े लेवल पे एक तरह से एक लार्ज कॉन्ग्लोमरेट के तौर पे खड़ा भी किया है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के लिए ट्राई ने जो सिफारिश की है, उनमें किसी तरह के बदलाव का टेलीकॉम डिपार्टमेंट का इरादा नहीं है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सैटेलाइट सर्विसेज के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी जिसको कि आप AGR के नाम से जानते हैं, उसका 4% या सालाना 3,500 रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज के साथ शहरी इलाकों में सालाना 500 रुपये पर कस्टमर चार्ज अनुचित और काफ़ी कम है। सर, क्या है ये पूरा मामला? क्यों टेलीकॉम कंपनियां हल्ला मचा रही हैं? नहीं, देखिए, ये बवाल चल रहा है काफ़ी लंबे वक्त से। इसको लेके जो COAI है वो पहले भी अपनी जो अपील है या एक चिट्ठी लिख चुका है। अब फिर उन्होंने इस मामले में अपना कदम उठाया है और फिर से इस बात की आलोचना की है और जो सरकार का जो फैसला है दरअसल वो बदलता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। और चीज़ें सेटकॉम में
प्राइसिंग किस तरह से तय होगी सेटकॉम की, सेटकॉम में स्पेक्ट्रम का आवंटन किस तरह से होगा, इसको लेके अब जो ट्राई के जो रिकमेंडेशन थे उस पर तकरीबन सरकार की एक मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। जी जी। अब मसला ये है कि टेलीकॉम कंपनियां जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली जियो हो गया, आपका वोडाफोन आइडिया हो गया या एयरटेल हो गया, इनकी डिमांड ये थी कि साहब जो जिसको सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आप दे रहे हो उससे लंबा चौड़ा पैसा वसूलिए, और लंबा चौड़ा पैसा वसूलिए भी ऐसे कि आप उसको नीलाम कीजिए स्पेक्ट्रम को। ट्राई की रिकमेंडेशन ये है कि नहीं, इसको नीलाम नहीं करना है, इसका बहुत नॉमिनल चार्ज पर हम इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको बांटेंगे, ठीक है, लोगों को। और मकसद उसके पीछे ये है कि इसका जो सेटकॉम है उसको लाने के पीछे मकसद ये है कि जो बिल्कुल ऐसे इलाके में रह रहे लोग हैं जहाँ पे कि सर्विसेज नहीं है मोबाइल की, उन लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। तो इस चीज़ को लेके एक बवाल, एक तलवारें जो हैं वो खिंची हुई हैं, और वो तलवारें अब सरकार वर्सेस ये जो पूरी टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं 3 कंपनियां, उनके बीच में आती दिखाई दे रही है। अब उसी में उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखी कि साहब ये एक पैरिटी नहीं है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दोनों उनके लिए कुछ पॉइंटर्स है मेरे पास सर, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे चलेंगे। सीओआई ने डीओटी को लिखा है पत्र और कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं टेरेस्ट्रियल सर्विसेज का विकल्प होंगी, इसलिए एजीआर का समान नहीं होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए एजीआर जो है। उसके बाद संगठन ने यह भी कहा है सर कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एंट्री फीस या एडवांस पेमेंट को माफ करने के ट्राई के फैसले की आलोचना भी की है। और अब आइए कि ट्राई के चेयरमैन जो हैं अनिल कुमार लाहोटी, उनका क्या तर्क है ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शेयर्ड रिसोर्स है, समझ रहे हैं सर, और दुनिया भर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत इसी के अनुसार तय की जाती है। तो मामला जो है तीनों पक्ष का सुनने के बाद ये लगता है सर कि रस्साकसी जारी रह सकती है। नहीं, बिल्कुल रस्साकसी जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इसके जो नॉर्म्स हैं उनको नोटिफाई नहीं कर देती, उनको लेकर सामने नहीं आ जाती पूरी तरह से। तो इसी भी सर लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि अब सैटकॉम बिजनेस में जो एंट्री कर चुके हैं एलन मस्क की जो कंपनी है वो भी आ चुकी है, और उसके बाद सर क्यूपर, अमेजन की क्यूपर भी, वो भी अब भारत की मार्केट में आना चाहती है। इन दोनों एंगल को भी आप अगर समझाना चाहें। नहीं तो उनको देखिए, जो स्टारलिंक को तो सारी फाइनल मंजूरी मिल चुकी है, अब उनका केवल इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने का ही मामला है। क्यूपर भी काफ़ी आगे है और हो सकता है जल्दी उनको भी इसमें परमिशन मिल जाए, लेटर ऑफ इंटेंट का। और असली मसला ये है कि जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इनको एलोकेट किए जाएंगे, वहाँ पे तब पता चलेगा किसको कितना एलोकेट हो रहा है, क्या सरकार फीस ले रही। जो 4% एजीआर की बात है वो भी एक मसला है कि 4% एजीआर को ये कंपनियां कह रही हैं कि ये कम एजीआर है, और या 500 रुपये अर्बन यूजर से सालाना लेने की बात है, उसको भी जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर हैं। असल में खतरा इस बात का इनको लग रहा है कि अगर मान लीजिए स्टारलिंक या क्यूपर या और ऐसी कंपनियां इतने कम प्राइस पे अगर सर्विसेज उतार देती हैं, क्योंकि अगर स्पेक्ट्रम का प्राइस आप पर नहीं लग रहा है, स्पेक्ट्रम अगर सरकार एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तब आप कीमतों को बहुत सब्सटेंशियल डाउन कर सकते हैं, डिसरप्ट कर देंगे मार्केट को। बिल्कुल। और देखिए वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए, पूरा का पूरा कंपनी अगर चरमराई हुई है तो केवल और केवल एजीआर ड्यूज की वजह से चरमराई हुई है, या स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस हैं, जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं, बकाया हैं, वो कंपनी नहीं चुका पा रही, तो उस वजह से पूरा का पूरा उनका धंधा एक तरह से बैठा हुआ नजर आ रहा है। जी जी। इन कंपनियों को ये लगता है कि अगर इनको सस्ते में स्पेक्ट्रम मिल गया, कल को वो 300-400 रुपये में प्लान ले आए, तो लोग कहीं हमारा जो प्लान है इनको छोड़कर कहीं यहीं सैटेलाइट वाले उस पर शिफ्ट ना हो जाएं। जी जी। तो ये एक बड़ा खतरा इनको दिखाई दे रहा है, और ये इसी वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं सैटकॉम वाली, ये हमारे जैसे टेरेस्ट्रियल का एक ऑप्शन है, इसी तरह का हमारे धंधे पर इनका असर पड़ सकता है। सरकार का ये कहना है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और आपका इनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका जो मास मतलब जो वो होगा वो 9-10 लाख के आसपास भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मिलना मुश्किल है। पीछे प्रवीण सर एक तर्क ये भी है कि जो इनका जो किट है, सैटेलाइट वाला जो मामला जो है, जो पूरा किट है, इंस्टॉलेशन किट का, ये जो नाम आप दे दीजिए, वो 30,000 रुपये से 32,000-35,000 रुपये के आसपास बैठ रहा है। मंथली अगर चार्जेस की भी बात की जाए तो बहुत महंगा है सौदा। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि $10 के आसपास का रह सकती है कीमत, 800 रुपये के आसपास हो सकती है, लेकिन वो वैसी बातें सामने आती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन सर इसमें एक और पेंच है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा। कई रिपोर्ट्स ये भी आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्टारलिंक जो कि बहुत अच्छे खासे कैश लेकर बैठी हुई कंपनी है,
वो जो सैटेलाइट का जो किट है जिसके लिए 30,000, 32,000, 35,000 रुपये लग रहे हैं, उसको डिस्काउंटेड रेट में या उस पर सब्सिडी देकर मार्केट को कैप्चर कर सकती है। उसके बाद की क्या वास्तुस्थिति होगी वो मैं हम आपसे समझना चाहेंगे। अब बिल्कुल देखिए, अब मान लीजिए सब्सिडी देती है स्टारलिंक, अपने जो फिक्स्ड असेट है जो आपको खरीदना पड़ेगा वन टाइम, उस पर अगर सब्सिडी देती है और प्लान का अगर प्राइसिंग अगर कम रखती है, अगर देखिए 3,000, 3,300 या 3,500 रुपये का मंथली का अगर प्लान आता है तो वो जाहिर तौर पर किसी के लेने की, भारत में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको अवेल करेंगे, उसको खरीदेंगे जी। यहाँ टेलीकॉम के बिजनेस का भी पूरा का पूरा मामला अफोर्डेबिलिटी पर टिका हुआ है। हालांकि पिछले कुछ चरणों में जिस तरह से प्राइस हाइक किए गए उसका एक बोझ कस्टमर्स पर पड़ा है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। लोगों को डेटा चलाना है, लोगों को मोबाइल सर्विसेज यूज करनी है, और सभी की जो प्राइसेस है वो एक जैसी ही है, और प्राइसेस सारे लोगों ने अपनी एक तर्ज पे कर रखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी साल दिसंबर जनवरी तक आपका फिर से जो है वो प्राइस या रिचार्ज जो है वो महंगा हो सकता है। तो आगे चलकर किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखती है स्टारलिंक, क्वेपर, और ये कंपनियां उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। खबर है कि सरकार जीएसटी में 12% के स्लैब को खत्म करने की तैयारी में। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इस बड़े बदलाव को हरी झंडी भी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद ये पहला इतना बड़ा कदम होगा। कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। ये बैठक संसद के मॉनसून सत्र के बाद अगस्त में हो सकती है, यानी अगले महीने बैठक हो सकती है। प्रवीण सर, इस बदलाव से क्या होगा और इसका असर आप पर, हम लोगों पर कैसे पड़ेगा, एकदम आसान भाषा में समझाइए। नहीं, ये देखिए, जीएसटी को जब से लॉन्च किया गया है, अरुण जेटली इसको पूरे को लेके आए थे, तो जब से इसको जीएसटी को पूरा भारत में लॉन्च किया गया, लाया गया, उसके बाद का मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिफॉर्म या सबसे बड़ा बदलाव होगा जीएसटी में अब तक का। और इसमें सरकार आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे कि एक पूरा का पूरा आप स्लैब हटाने को लेके तैयारी अब चल रही है कि 12% का स्लैब ही हटा दिया जाए। रात को 12 बजे सर इस बिल को पास किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके कल होकर ही बहुत हो हल्ला मचने लगा कि किसी देश में 5 तरह के टैक्स स्लैब नहीं। अभी की वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं 0%, 5%, 12%, 18%, 28% का स्लैब है। अगर कुछ चीज़ों को और जोड़ दें, जैसे सोना चांदी और बुलियन को जोड़ दें, तो उसके लिए 0.25% का है और 3% के आसपास का एक अलग खास स्लैब है। तो लोगों की चिंता थी, व्यापारी वर्ग की और आम लोगों की भी कहना था कि इतना सारा टैक्स स्लैब ये समझ से बाहर है। ऐसे ही टैक्स वाला जो मामला बहुत जटिल माना जाता है, उसके 8 साल के बाद ये सोचना कि इन रेट को रेशनलाइज करेंगे, क्या तर्क है सर इसके पीछे सरकार? तर्क देखिए, इसको लेके एक ही है, और वो है महंगाई और इतने ऊंचे जीएसटी के रेट्स। और लोग लगातार, अब तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग बाहर आके बता सकते हैं चीज़ें जी। और इसीलिए बार बार इस चीज़ को लेके आ रही थी कि साहब बताइए, इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लग रहा है, जो जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है, सरकार उस पर भी टैक्स ले रही है। पिछले मीटिंग की भी बात आप बताइए सर। तो वो पिछले मीटिंग में भी जीएसटी, आप समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पे या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे जो 18% जीएसटी है, उसको 5% की कैटेगरी में लाने की या खत्म करने की जो कोशिशें थी, वो सब की सब बेमानी साबित हुई। पिछली मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। पिछली मीटिंग में सर, प्रवीण सर, आपसे बार बार मैं रोचक जानकारी जानना चाहता हूँ। पिछली मीटिंग में तो पूरी मीटिंग सिमट गई है पॉपकॉर्न पर, कैरमलाइज पॉपकॉर्न। बिल्कुल, उसमें आप समझिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी पूरा का पूरा मसला कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पे, सॉल्टेड पे, या जिसमें बटराइज्ड जो पॉपकॉर्न है उस तरह का, मतलब कि अगर आपके में शुगर पड़ी है किसी चीज़ में तो उस पर ज़्यादा जीएसटी लिया जाना चाहिए, इस तर्क को वाजिब ठहराने की कोशिश की गई। खैर वो सब अलग मसला है, लेकिन अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह आम लोगों का एक रोष, एक गुस्सा जो लगातार दिखाई दे रहा था ऊंचे जीएसटी रेट्स को लेके जी। और अब इतना वक्त बीतने के बाद अब सरकार को ये लगा, जैसा कि इस साल की शुरुआत से सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो उसको शायद पहले कर लेने चाहिए थे। चाहे आपका टैक्स में छूट देने की बात हो 12 लाख तक, चाहे 8वां वेतन आयोग उसका ऐलान करने की बात हो,
तो ऐसे, और फिर तीसरी कड़ी में आपका जीएसटी था जिसको सरकार लेकर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें राज्यों का स्टिफ जो है वो आपको एक तरह से प्रतिरोध भी झेलना पड़ रहा है सरकार। लेकिन सर खबर ये आ रही है कि एक तो प्रस्ताव है सर कि 12% वाले जो स्लैब है उसको खत्म करके कुछ सामानों को 5% या 18% के स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। इससे कहा जा रहा है कि टैक्स सिस्टम को आसान करने की कोशिश की जा रही है। अब वित्त मंत्रालय इस बदलाव को लागू करने के लिए प्रवीण सर राज्यों से बातचीत जो है वो शुरू भी कर चुका है। मंत्रालय का मकसद है कि सभी राज्यों को इस सुधार के लिए राजी करना है, क्योंकि सबसे बड़ा पेंच जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, इसमें तमाम राज्य बैठते हैं, उससे विचार सारे राज्य होते हैं। हाँ, तमाम राज्य बैठते हैं सर, और डिस्कस, डिबेट और डिसाइड होता है। लेकिन बहुत पेंच उसमें फंसता है सर। कई बार हम लोगों ने रिपोर्ट की कि क्या पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के जद में लाया जाएगा, ताकि आपका जो पेट्रोल जो अभी 100 या 110 रुपये के आसपास है वो 60-70 रुपये के आसपास बिकने लगे। सोना चांदी पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या सर राज्यों की सहमति वाला मामला जो है, जो पेंच है, वो इस बार भी फंस सकता है, या पीएमओ की जो मंजूरी है? नहीं, बिल्कुल फंस सकता है, क्योंकि राज्यों का दखल है जीएसटी उनका अपना काउंसिल अधिकार में। है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, उनको मिलाकर जीएसटी काउंसिल का गठन है। और एक जो वो जो होते हैं एक राज्य के वित्त मंत्री, वो उसके वो होते हैं, मेंबर होते हैं। हाँ, तो बाकी सारे मेंबर होते हैं, और फिर आपके वित्त मंत्री इसका हिस्सा होती हैं, निर्मला सीतारमण। तो राज्यों की समस्या ये है, या राज्यों को ये लगता है कि जीएसटी में किसी भी तरह का बदलाव या रेट्स में रेशनलाइजेशन की कोई भी कोशिश उनके खजाने पर एडवर्स इफेक्ट या बुरा प्रभाव डालेगी। खजाने में पैसा आना कम हो जाएगा। और ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जो एक्सटर्नल डेट से जूझ रहे हैं, जिनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं जी। तो अब वहाँ पे उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो खजाने में पैसा आ रहा वो और कम हो जाए। जी। इस वजह से राज्यों का प्रतिरोध किसी भी तरह के बदलाव को लेके है। अब सरकार की कोशिश जो 12% का अगर मान लीजिए स्लैब हटता है, तो सरकार को राज्यों को ये बात समझानी होगी, या सरकार ने कोई ऐसा फॉर्मूला बताया होगा या बनाया होगा जिसमें ये चीज़ साबित हो रही हो, या ये कैलकुलेशन होकर निकल के आ रही हो कि साहब आपको नेट लॉस कुछ नहीं होगा, भले गेन ना हो जी। तो आप जो नेट जीरो की सिचुएशन पर आएंगे, 0-0 सम गेम रहेगा वहाँ पे, कि आपको भले 12% का स्लैब हट गया, लेकिन कुछ आइटम ऐसे चले जाएंगे 18% पे जो 12 में थे, तो वहाँ से आपका आमदनी बढ़ेगी भी। जी जी। मेरे पास एक डेटा है सर, कुछ जो सिन प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट हो गया, या मतलब इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स पे हो सकता है जीएसटी बढ़ा भी दे सरकार, तो वहाँ से आपको कंपनसेट जीएसटी हो सकता है। प्रवीण सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मान लीजिए कि कितने % स्लैब में कितने प्रतिशत सामान आते हैं। ये है, जैसे 5% स्लैब में सर 21% सामान आ रहा है, 12% वाले स्लैब में अभी 19% का सामान है, 18% स्लैब में 44% सामान आते हैं, और सबसे ऊंचा जिसका आपने बताया सन गुड्स वाला मामला, 28% स्लैब में 3% सामान आते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर 12% वाला स्लैब खत्म हो जाएगा तो ज़्यादातर जो सामान है 5% और 18% में समराइज हो जाएंगे, उनको संभालने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा टैक्स स्ट्रक्चर में जो बदलाव की जा रही थी। और इस बात को मैं इससे भी जोड़ना चाहूँगा सर कि लगातार ये जो साल है रिफॉर्म्स के लिए माना जाएगा। बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा करनी हो, या इस बार सर कोई नहीं उम्मीद कर रहा था सर कि 12.75 लाख तक की अगर आपकी कमाई है, सैलरीड क्लास हैं, तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। तो ये भी एक जो बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि 12% का स्लैब ही खत्म कर देंगे। ये भी लगता है कि हो सकता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जीएसटी के आने से लेके अपने पूरे इतिहास में जीएसटी के ये सबसे बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है जी। सरकारों के, राज्यों के, देखिए इसमें पॉइंट जो नोट करने वाले हैं वो ये है कि सरकार, जो राज्य सरकारों के खजाने को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, एक बड़ा मसला ये है जी। जो सवाल है। दूसरा, और उसका हो सकता सरकार ने कुछ गणित निकाला हो। सरकारें भी देखिए बहुत कायदे से काम करती हैं, इधर का बैलेंस उधर कर देती हैं और कुल मिला के बराबर का मामला हो जाता है। दूसरी चीज़, असली जो चीज़ समझने वाली बात यह है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने 12% का टैक्स स्लैब तो हटा दिया और लोगों को लगे कि यार देखो फायदे का 12% का सामान सब उठा के 5% में डाल दिया, हमको तो बहुत फायदा हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि जो 10 रुपए की चीज़ थी वो अब 18% के स्लैब में चली जाए, 5% के स्लैब में आने की बजाय। यानी आपकी जेब पर बोझ कम होने की बजाय बढ़ जाए, या
इधर का उठाकर उधर कर दी जाए, कुल मिला के आपकी जेब पर भी बोझ उतना ही है और राज्यों के खजाने में भी उतना ही पैसा आ रहा है। और कहने के लिए एक रिफॉर्म हो गया और एक टैक्स स्लैब आपका गायब भी हो गया। एग्जैक्टली एक हो भी सकता है सर, क्योंकि ये इस तरह की क्योंकि टैक्स फॉर गो वाला मामला हम लोगों ने मनी सेंटर में बहुत डिस्कस किया कि 8वें वेतन आयोग के आने से कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ की आफत हो सकती है, बाहर पड़ सकता है, बोझ पड़ सकता है। उसके अलावा जो 12.75 लाख तक की अगर कमाई है उसके वजह से भी कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स फॉर गो हो सकता है, वो भी बोझ पड़ सकता है। तो शायद सरकार ये कोशिश कर सकती है कि कुछ तिकड़मबाजी कर दें ताकि वहां से जो नेट माइनस वाला मामला, सरकार के लिए असली खेल केवल और केवल राज्यों को राजी करने का है। इस पूरे जीएसटी के रिफॉर्म में मुझे जो समझ में आती है बात वो यही है कि सरकार के लिए असली खेल यही है कि राज्यों को किस तरह से राजी करना। केंद्र सरकार के लिए खजाने में कोई समस्या है नहीं। देखिए 2,70,000 करोड़ रुपए का तो डिविडेंड आया है आरबीआई से अकेला आरबीआई ने अपना डिविडेंड दिया, उसमें पीएसयूज और बाकी जो सरकारी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप हटा दीजिए। वो वाला भी मामला अगर 22-23 करोड़ जोड़ दे तो आ जाएगा, वो और ज़्यादा बैठ जाता। 2,70,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में सीधे सीधे पिछले फिस्कल के एंड में आ गए आरबीआई की तरफ से। फिर 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी, वो तो चलिए मंथली चीज़ है, उसको आप सेपरेट कर लीजिए। अब अकेली इसी रकम से आप 1 लाख करोड़ का जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट दी है, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि हमको शायद 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का घाटा होगा, टैक्स की कम आएगा, उसकी भरपाई हो जाएगी उसमें जी। अब ये भी अगले साल के आखिर में पता चलेगा कि जब पूरे के पूरे टैक्स फाइलिंग होगी कि आपको एक्चुअल में मतलब कितना इसमें नुकसान हुआ कितना, 12 लाख तक की टैक्स छूट देके, क्योंकि हो सकता है वहां पे भी सरकार को कोई लॉस ना हो रहा हो। ओके, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। ठीक है, क्योंकि देखिए उस रेस्पेक्ट में टैक्स का नेट भी बढ़ेगा, लोगों की कमाई बढ़ी तो वहां से ज्यादा आपको टैक्स आएगा। तो हो सकता है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है और उसमें इनकम टैक्स का जो पार्ट है वहां से शायद सरकार को कोई नुकसान होता हुआ हम अगले साल देखें। एक लास्ट कोई नुकसान ना हुआ हो सरकार को। प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल है, व्यूअर का है। कहा जा रहा है कि लास्ट मीटिंग जो है दिसंबर में हुई थी, आज जो है 7वां महीना चल रहा है सर, अब होने की उम्मीद कही जा रही है, या कहिए कि अगस्त में होगी, इतना डिले क्यों? अब ये इसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि सरकार तैयारी कर रही है कि किन चीज़ों को किस में लाना है। लंबे चौड़ी आइटमों की लिस्ट है, उसमें वही बात है कि उसमें बैलेंस आउट जो का एक्ट है उसको करने का भी तो मसला है ना सरकार के सामने, कि इस तरह से उसको रिजिक करना है, इस तरह से उसमें बदलाव करने हैं कि खजाने पे कोई बोझ भी ना पड़े और एक टैक्स स्लैब भी गायब हो जाए, लोगों को भी लगे कि कुछ तो किया है सरकार ने, यानी लंबी तैयारी तो फायदा किया है, मतलब लंबी तैयारी तो उसमें जाहिर तौर पर हजारों सामानों की लिस्ट होगी, उसमें किसको 12 से हटा के 5 में डालना है, किसको 12 से 18 में डालना है, किस तरह से किसकी बिक्री कितनी है, किससे कितना रेवेन्यू आता है, वो सब सरकार अपने आंकड़ों में देखेगी और उसके हिसाब से तय करेगी। माइन्यूट डिटेल्स पर काम बिल्कुल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।